ओम। सोमवार को हमने न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय से प्रथम आणिक के सूत्र 32 तक का पाठ किया था और 32वें सूत्र में कहा गया था कि न चैक देशोपलब्धि अवयव सद्भावात, अवयवी के विद्यमान होने से न माने नहीं, केवल एक देश की उपलब्धि होती है। अर्थात जो अवयवी है उसमें भले एक समय में एक स्थान विशेष का ही दर्शन होता है, लेकिन फिर भी अवयवी के दर्शन मात्र से या उसके अवयवों के दर्शन मात्र से अवयवी का ज्ञान हो जाता है। इसी में आगे फिर से संदेह आशंका उपलब्ध की गई कि वृक्ष, घट, पट आदि प्रत्यक्ष ज्ञान की उपपत्ति के लिए अवयवी की सत्ता को स्वीकार किया गया। इस विषय में एक आशंका उत्पन्न होती है, साध्यत्वात् अवयविनी संदेह। साध्य होने से अवयवी के विषय में संदेह होता है। अब पिछले सूत्र में जो हेतु दिया गया वो वस्तुतः युक्त नहीं है, क्योंकि इस बात को अभी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध नहीं किया गया। ये आशंका करने वाला शिष्य कह रहा है कि पिछले सूत्र में जो हेतु ऋषि ने दिया है वो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उसमें संदेह है। और अवयव समुदाय के रूप में प्रतीयमान पदार्थ उन अवयवों से अतिरिक्त हैं, उन अवयवों से उत्पन्न होता है और उन्हीं में संवेत रहता है। इस प्रकार साध्य होने से अवयवी है ही नहीं, या है या नहीं, ये संदेह बना रहता है। साध्य को ही सिद्ध समझकर हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। यह केवल विप्रतिपत्ति है। एक विरुद्ध पक्ष को उठाकर निराधार बात हेतु रूप में कह दी गई है। यह विप्रतिपत्ति ही अवयवी के विषय में संदेह का जनक है। अतः उक्त हेतु अहेतु मात्र है, अपने अभिलषित को सिद्ध नहीं करता। अब हमने पिछली बार उदाहरण के माध्यम से ऋषि ने जो सूत्र दिया था उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जैसे एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष का अगर आपने एक ओर से दूर से दर्शन कर लिया तो उस पूरे वृक्ष को देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक ओर से देखने से ही आपको पता चल जाता है कि आम का वृक्ष है। दूसरी बात, अगर आपको आम का वृक्ष पूरा देखने को नहीं मिला, झरोखे में से आपने केवल उसकी एक टहनी को, एक पत्ते को, एक फल को देख लिया, तो भी आपको आम के वृक्ष होने का अनुमान हो जाता है। अंधेरे में रात में आप किसी हिंसक पशु से बचने के लिए बगीचे में पेड़ पर चढ़ गए थे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, चढ़ते चढ़ते हाथ में आम का एक फल आ गया। उस फल से भी आपको पता चल जाता है कि मैं जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। और दूर से आप गुजर रहे थे, अंधेरा था, कुछ ना दिखाई दे रहा था, ना आप पेड़ के पास में थे, कुछ भी नहीं था, केवल मात्र उस आम के वृक्ष पर आए हुए बौर की खुशबू आपकी नाक में आ रही थी। आपने उस बौर की खुशबू से भी पता कर लिया कि यहाँ आसपास में कोई आम का वृक्ष है। यानी स्पर्श के द्वारा, स्वाद के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, गंध के द्वारा, इन सब प्रकार से आप एक बार प्रत्यक्ष किए हुए आम के वृक्ष का अनुमान लगा सकते हैं। और
जब आपने इसको देखा हुआ है तो देखे हुए में जो सामने उपस्थित है आपके ज्ञानेंद्रियों के सन्निकर्ष में जब वो उपस्थित है तो वहां पर आप अनुमान लगाने की आवश्यकता आपको नहीं रह जाती है, वहां पर आपके सामने प्रत्यक्ष ही होता है। तो सूंघ लिया, आम के बौर की खुशबू है, आम प्रत्यक्ष हो गया। देख लिया, आम का पौधा दिखाई दे रहा है, आम प्रत्यक्ष हो गया। आम के फल को छू लिया, पेड़ पे लगा हुआ फल अगर आपने देखा है तो इसका मतलब आम का प्रत्यक्ष हो गया स्पर्श के द्वारा। और इसी प्रकार से गंध से, स्वाद से, हर तरह से आपको इसका प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो बात कही है इस बात को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि अवयव और अवयवी का जो आपने हेतु दिया है उसमें अवयव समुदाय को आप अवयवी कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हर अवयव जो है वो अपने आप में भी अवयवी है, और अवयवी होने के कारण से जिसको आप अवयवी मान रहे हो उसे हम अवयवी माने या नहीं, वो अवयवी है या नहीं, इसमें संदेह है। जैसे मान लीजिए, अब हमने अभी तक बात की कि आम के फल से, आम के पत्ते से, आम के छाल से, आम की खुशबू से हमने आम को पहचाना। अब तक हमने फल को, बौर को, पत्ते को, वृक्ष को, टहनी को अवयवों के रूप में और वृक्ष को अवयव के रूप में गिना, अवयवी के रूप में गिना। लेकिन इसमें शंका करने वाला जो शिष्य है वो और आगे बढ़ जाता है, वो कहता है आम का फल भी तो अपने आप में अवयवी है, उसमें भी तो भिन्न भिन्न अवयवों से मिलकर के उसका निर्माण हुआ है। तो आप जिसको अवयवी कह रहे हो, जिसका आप साक्षात करने की बात कर रहे हो, वो अवयवी है या नहीं है? हालांकि ये प्रश्न जो है वो निराधार है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तर्क की बात है नहीं, क्योंकि इस प्रकार से तो हर चीज को हम अवयवी के रूप में भी गिन सकते हैं और अवयव के रूप में भी गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि शंका की गई है तो उसका समाधान ऋषि देते हैं, और वहां पर कहते हैं कि जो वस्तु ग्रहण है वो अवयवी का साधक है। यानी इसको समाधान करते हुए कहा, सर्वाग्रहणम अवयव्य असिद्धे, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, सर्वाग्रहणम सबका अग्रहण हो जाएगा, अवयवी असिद्धे, अवयवी के असिद्ध माने जाने से। अगर आप अवयवी को नहीं मानेंगे, यानी आम का वृक्ष जो है उस अवयवी की अगर आप सत्ता को नहीं मानेंगे तो फिर सबका अग्रहण हो जाएगा। कारण क्या है? यदि अवयवी को असिद्ध माना जाता है, अवयवी की अवयवातिरिक्त सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है, तो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। क्यों? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय आदि भेदों में सभी पदार्थों का समावेश हो जाता है। अवयवी के अस्वीकार में किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं। कारण यह है कि पदार्थ की रचना उसके मूल उपादान तत्व परमाणु से आरंभ होती है। यदि परमाणु समुदाय द्रव्यांतर को उत्पन्न नहीं करता तो वह परमाणु रूप में अवस्थित रहेगा। परमाणु कभी दृष्टि का विषय नहीं होता। तत्व की वह अवस्था अतीन्द्रिय है, परंतु प्रत्येक आंख रखने वाला व्यक्ति विविध पदार्थों की लोक में दृष्टिगोचर करता है। इस दर्शन का विषय यदि अवयवों से अतिरिक्त कोई अवयवी नहीं है तो ये द्रव्यादि पदार्थ कैसे ग्रहित हो जाते हैं? केवल परमाणु समुदाय मानने पर इनका चक्षु आदि से ज्ञान होना संभव नहीं, परंतु ज्ञान होता है, स्पष्ट रूप में जाना जाता है। यह पात्र है, यह वृक्ष है, यह काला है, हरा है, छोटा है, बड़ा है, आम है, सेब है, जुड़ा हुआ है, अलग अलग है, सक्रिय है, सत्ता वाला है, मृद विकार है अथवा स्वर्ण आदि से बना हुआ है। ये सब कुछ हम देख करके, परख करके, पहचान करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जबकि
अगर केवल मात्र इसको परमाणु रूप मान लिया जाए तो परमाणु दृष्टिगोचर होता नहीं है, और जब परमाणु दृष्टिगोचर होता नहीं है तो पदार्थ का भी दृष्टिगोचर होना संभव नहीं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहोगे कि हर जो अवयवी है, चूंकि वो अवयवों से मिलकर के बना हुआ है और हर अवयव भी अपने कुछ अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, तो चूंकि अवयव भी अवयवों से मिलकर के बना है इसलिए हम उसको ही अवयवी मानेंगे, उससे आगे की सत्ता को अवयवी नहीं मानेंगे। तो त्रसरेणु के बाद में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि पदार्थों के मिलने से न बना हो। त्रसरेणु कहां से बनता है? परमाणुओं के मिलने से, अणुओं के मिलने से त्रसरेणु बनता है। तो त्रसरेणु से जैसे ही हम नीचे चले जाएंगे, परमाणु के स्तर पर हम जैसे ही पहुंचेंगे, वहां पर केवल ऐसी अवस्था है कि परमाणु के विषय में हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई और अवयव नहीं है, वो लास्ट पार्टिकल है, उसमें कोई अवयव नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद की जितनी भी अवस्थाएं हैं त्रसरेणु से लेकर के और पर्वत पर्यंत, वो सब की सब किन्हीं न किन्हीं पदार्थों के मिलने से ही बनी है। तो अब अगर आप यूं कहोगे कि भाई नहीं, पेड़ को हम अवयवी नहीं मान रहे क्योंकि इसमें तो बहुत सारे और अवयवी हैं, पत्ता भी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, फल भी बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के बना है, तो उनको हम क्यों ना अवयवी मान लें? तो इस रूप में किसी भी पदार्थ का साक्षात्कार हो ही नहीं पाएगा। आप किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि जब आम देखने चलोगे, आप कहोगे मैंने आम का साक्षात किया। बोले आम क्या? तो बोले आम वो फल जो आम के वृक्ष पे लगता है। बोले किस रूप में आपने साक्षात्कार किया? कि एक फल के रूप में। बोले वो केवल फल थोड़ा ही है, उसके अंदर तो छिलका है, गूदा है, गुठली है, बीज है, इतनी सारी चीजें, रेशे हैं, फिर कोशिकाएं हैं, फिर तंतु हैं, इतनी सारी चीजें उसके अंदर है। तो आपने काय का साक्षात्कार किया? आम का किया क्या? तो आप फिर वहां यही स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि आम में कहूं तो किसको कहूं? उस गुठली को आम कहूं, उसके अंदर छुपे हुए बीज को आम कहूं, उसके ऊपर लिपटे हुए रेशों को आम कहूं, या उसके अंदर भरे हुए रस को आम कहूं, या उन सबको आवृत किया हुआ जो छिलका है उसको आम कहूं, या जिस तंतु पर वो पूरा का पूरा फल लटक रहा था उस तंतु को आम कहूं, या पूरे के पूरे वृक्ष को आम कहूं, मैं किसको आम कहूं? तो आप फिर उसका किसी का भी साक्षात्कार कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर जो जिस प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है, जिस प्रकार की शंका व्यक्त की जा रही है, ये वास्तव में ऐसी शंका नहीं है जिस शंका का कोई निराकरण इस रूप में किया जा सके। तो इसलिए ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से हम इसको नहीं समझ सकते हैं, और इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो किसी भी पदार्थ का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमाणु कभी दृष्टि का विषय होता ही नहीं है। और जब हम पदार्थों को देखते हैं तो इस रूप में नहीं देखते कि वो परमाणु हैं, बल्कि उन परमाणुओं के समूह से और उन समूहों के भी भिन्न भिन्न समूहों के द्वारा जिन पदार्थों की रचना होती है, उन पदार्थों को हम देख। आप सब जानते हैं कि आपको जब कोई रोग होता है या किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है शरीर में, डॉक्टर कहता है आप सेब खाइए। तो कोई व्यक्ति कभी कभार पूछ भी लेता है डॉक्टर साहब सेब खाने से क्या होगा? तो वो फिर बताना शुरू करता है, देखो सेब के अंदर विटामिन ए होता है, सेब के अंदर विटामिन सी होता है, सेब के अंदर आयरन होता है, सेब के अंदर पोटेशियम होता है, सेब के अंदर कैल्शियम होता है, और बहुत सारी जितनी चीजें हैं वो सब वो एक सेब के अंदर बता देता है। इससे क्या पता चला? अब वो जो पोटेशियम है, जो कैल्शियम है, जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, इनके भी अपने अपने परमाणु हैं, सबके अलग अलग परमाणु हैं। विटामिन सी कोई ऐसा चीज तो है नहीं, विटामिन तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होते हैं उनमें से एक होता है विटामिन, वाइटल अमीन बोलते हैं इनको, उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है विटामिन। और अमीन मतलब अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं वो विटामिन के रूप में होते हैं, उनमें से एक विटामिन हैं। और वो विटामिन हैं तो विटामिन भी बहुत सारे पदार्थों का एक कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन की जो संरचना है, जब आप उनके सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, सोडियम भी मिलेगा, और न जाने कितने तत्व तो आपको एक प्रोटीन के अणु में ही मिल जाएंगे।
तो यानी अगर हम इसको विश्लेषण करते, अब हम यही कहते हैं कि प्रोटीन अपने आप में एक अवयवी है, विटामिन उससे भी बड़ा अवयवी है, तो इस प्रकार से अगर हम देखने जाएंगे तो हम कभी भी किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में जहां अवयव रहित होना है वो दृष्टिगोचर होता ही नहीं है, और जहां से दृष्टिगोचर होने की सीमा शुरू होती है, वहां पर सब पदार्थ ही अवयवों से मिलकर के बने हुए हैं। सब पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े हुए। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वो तर्क जो है वो ठीक नहीं बैठता। और आगे कहा, इन सभी द्रव्यादि पदार्थों का ग्रहण होने से यह स्पष्ट होता है कि अवयवों से अतिरिक्त अवयवी अवश्य है, जो उन्हीं अवयवों से उत्पन्न होकर उन्हीं में संवेत रहता है। यदि ऐसा न हो तो किसी पदार्थ का ग्रहण न होगा, क्योंकि उस दशा में परमाणु समुदाय अतीन्द्रिय परमाणु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपका शरीर कहाँ है, अब आप बताइए, बताओ आप शरीर कहाँ है, मुझे आप सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक कहीं बता दो शरीर कहाँ है। जो चीज पे आप हाथ रखोगे हर चीज का नाम है। अब बताओ शरीर कहाँ है। ये कहा तो बाल है, ये कहा तो माथा है, ये कहा तो आंख है, ये कहा तो गाल है, ये कहा तो ठोड़ी है, ये कहा तो गला है। शरीर कहाँ है? शरीर है ही नहीं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आप कभी भी किसी भी चीज का दर्शन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अंततोगत्वा अगर हम इस प्रकार का एनालिसिस करते हैं तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु समुदाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहे वो इस संसार में दृष्टिगोचर होने वाला कोई भी पदार्थ क्यों न हो, सबके सब पदार्थ अपने अपने अवयवी परमाणुओं का ही एक समुदाय मात्र है। तो इसलिए अवयवी के अन्य साधक जो हेतु हैं उनको और स्पष्ट करते हुए यहाँ पर ऋषि कहते हैं, धारणाकर्षणोपपत्तेश्च, धारणाकर्षणोपपत्ते है, धारण और आकर्षण की उपपत्ति यानी सिद्धि से भी इसका पता चलता है। कैसे? धारण आकर्षण, ये दो चीजें बतलाई। धारण और आकर्षण की सिद्धि जो है वो अवयवी में होगी। जैसे आप हाथ पकड़ के खींचो हमको, तो केवल हाथ तो आपके साथ जाएगा नहीं, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर आपके साथ में चल देगा। आप घड़े का मुंह पकड़ के उठाते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता केवल मुंह आपके साथ में आ जाए, आपके साथ तो पूरा घड़ा चलता है। इसी प्रकार से जब कोई कहता है कि इस पौधे को उठा करके वहां आरोपित कर दो, तो क्या हम केवल पत्ते पत्ते तोड़ के लगा देते हैं दूसरी जगह? नहीं, उसको जड़ के साथ में, पत्तों के साथ में, तने के साथ में, अगर किसी वृक्ष पे फल लगे हुए हैं तो उन फलों के साथ में भी उस पूरे समुदाय को उठा करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आरोपित करते हैं। तब कहा जाता है कि इस वृक्ष को स्थानांतरित कर दिया गया। व्यक्ति को एक स्थान से उठा करके अगर दूसरे स्थान पर पूरा सशरीर अगर बिठाया गया है, पूरे अवयवों के साथ में बिठाया गया है, जैसा था वैसा का वैसा बिठाए, तो कहते हैं व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ। और अगर केवल मात्र हाथ ले गया कोई, तो ये नहीं कहते व्यक्ति को ले गया, कहेंगे हाथ काट के ले गया। ठीक है जी। तो व्यक्ति कौन है, शरीर कौन है? वो पूरा का पूरा जो समुदाय है अवयवों का, उसे हम व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। तो धारण और आकर्षण ये जो दो हैं, इनके कारण से भी इसकी सिद्धि होती है कि जैसे हम घड़े को पकड़ करके जब एक किनारे पर पकड़ करके उठाते हैं तो पूरा घड़ा उठा चला आता है, ये धारण का गुण है। ऐसे ही जब कपड़े को पकड़ करके उठाया जाता है तो पूरा का पूरा वस्त्र उठ करके साथ में चल पड़ता है, तो वो भी क्या है? धारण आकर्षण आदि का ये गुण है। धारण और आकर्षण किसी वस्तु में तभी होते हैं जब उन अवयवों को संग्रहित अर्थात इकट्ठा कर दिया जाता है। यह संग्रह अवयवों के दृढ़ संयोग के कारण होता है। कच्चे घड़े आदि में अवयवों का ऐसा दृढ़ संयोग स्नेह और द्रवत्व गुण वाले जलों के संयोग से होता है। पक्के घड़े आदि में उसका कारण अग्नि संयोग है। तो जब कच्चा घड़ा होता है तो आपने देखा है कि मिट्टी को अगर आप उठा करके चलो, तो जितनी मिट्टी एक घड़े को बनाने में लगती है, वो मिट्टी अगर एक स्थान पर रखी हुई हो, तो क्या आप उसको एक साथ उठा के ले सकते हैं हाथ में? नहीं ले सकते। क्या होगा कि मिट्टी को जैसे ही आप हाथ में लेंगे तो उसमें से बहुत सारी मिट्टी रह जाएगी नीचे। लेकिन अब उसमें एक ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिसमें स्नेह का गुण है, और स्नेह का गुण किसमें है उपाध्याय जी?
स्नेह का गुण किसमें है? आपका अनम्यूट कीजिए। जल में। जल में, वेरी गुड। तो स्नेह का गुण किसमें होता है? जल में होता है। तो जब हम जल में मिलाते हैं, जल मिलाकर के मिट्टी को जब हम तैयार कर देते हैं, उसका एक या तो हम लोई बना लें, आटे जैसा गूंथ करके उसको रख लें, और या फिर हम उसको शेप दे करके घड़ा बना लें, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में हम उसको पूरा का पूरा उठा करके, तब कोई गिरेगी मिट्टी? नहीं गिरेगी। आपने चाहे उसका लोई बना लिया एक बड़ा सा, और चाहे आपने उसको घड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया, उस स्नेह के कारण से उसमें जो आकर्षण का गुण पैदा हो गया है, उस आकर्षण के कारण से अब वो मिट्टी गिरेगी नहीं, अब वो मिट्टी चिपक गई। और जब आपने उसे पका दिया, अग्नि का संपर्क करा दिया, तो पाकज गुण होने के कारण से वो और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। तो कच्चे घड़े में फिर भी एक बार को अगर थोड़ा ज्यादा गीला रह गया तो गिरने की संभावना रहती है, लेकिन घड़ा जब एक बार पक गया तो फिर आप लेके उसे दौड़ लगा दो तो भी वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। कच्चे घड़े को तो फिर भी आपने अगर झटका मार दिया तो उसमें डी शेप होने का चांस रहता है, लेकिन पके हुए घड़े में इस तरीके की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो ये क्या है? धारण और आकर्षण का गुण है, और इस धारण और आकर्षण के गुण के कारण से आप उसे अवयवी के रूप में, तो जब आपने कह दिया कि मैंने घड़ा उठाया, तो आप ये नहीं कह रहे हैं मैंने मिट्टी के बहुत सारे कण उठाए। आप ऐसा कहते हैं क्या? मिट्टी के बहुत सारे कण उठाए? जब वो मिट्टी के बहुत सारे कण थे तब आपने जब उठाए थे तो भले कम उठाए थे, लेकिन फिर भी आप उनको बहुत सारे कण कहते थे, क्योंकि वो तब अवयव के रूप में अलग अलग पड़े हुए थे। लेकिन जब आपने उसको मिला करके एक पदार्थ बना दिया, घड़ा बना दिया, तो घड़ा बन जाने के बाद में अवयवी होने के कारण से उसकी सत्ता एक हो गई, और अब उसकी सत्ता चूंकि एक हो चुकी है, तब आप क्या कहते हो? मैंने मिट्टी के कण उठाए, ऐसा नहीं कहते, बल्कि आप कहते हैं मैंने एक घड़ा उठाया हुआ है। तो उन कणों का जो समूह है, उस मिट्टी के हजारों लाखों पार्टिकल्स का अब जो एक समूह बनकर के तैयार हो गया, उसका नाम है अवयवी। इसी प्रकार से कोशिकाओं का, ऊतकों का, नसों का, नाड़ियों का, अंगों का जो एक समूह बनकर के तैयार होता है, उसका नाम क्या है? शरीर। इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो कोशिकाएं, कोशिकाओं से बनने वाले ऊतक, ऊतकों से बनने वाली जड़ें, पत्तियां, वृक्ष की छाल, वृक्ष के अंदर जो नस नाड़ियां हैं जिससे उसके पानी का रसाव स्राव होता है, और उसके बाद में उसमें जो पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, इन सब का जो एक समुदाय हुआ है, उस समुदाय का नाम क्या है? वृक्ष है। तो वहां पर आप ये नहीं कहते कि मैं बहुत सारे पत्ते उठा लाया, आप ये नहीं कहते मैं पत्ते जड़ उठा लाया, आप सीधे सीधे क्या कह देते हो? मैं एक पौधा ले आया, उस पौधे के अंदर उन सारे के सारे अवयवों का समावेश हो जाता है, उसे आपको अलग से लाने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें फिर एक बात कही कि कहा जा सकता है कि वस्तुओं में धारण आकर्षण की अनुभूत स्थिति को वास्तविक व युक्त मानते हुए भी ये आवश्यक नहीं है कि अवयवातिरिक्त अवयवी को स्वीकार किया जाए। वृक्ष, घट, पट आदि ज्ञान का विषय अवयवी न होकर परमाणु संचय अर्थात परमाणुओं का समूह माना जा सकता है। अवयव समूह में वृक्षादि बुद्धि होती है। ये कथन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि परमाणु समूह यदि परमाणुओं से अतिरिक्त है और परमाणुओं में विद्यमान रहता है, तो समूह के नाम से अवयवी को स्वीकार कर लिया जाता है, नाम चाहे कुछ भी रख लिया जाए। तो अब चाहे उसे आप परमाणु समूह कहो या फिर उसको एक नाम दे दो, वस्तुतः स्थिति यह है कि अब आपको उस समूह को ही एक अवयवी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप चाहे उसको कोई संज्ञा दो चाहे मत दो, लेकिन अब संसार में व्यवहार कैसे करोगे? संसार में व्यवहार करने के लिए संज्ञा का देना आवश्यक है। अगर आप संज्ञा नहीं दोगे तो वृक्ष भी परमाणु समूह है, घड़ा भी परमाणु समूह है, जानवर का शरीर भी परमाणु समूह है, मिट्टी का ढेला भी परमाणु समूह है, पानी भी परमाणु समूह है, खाना भी परमाणु समूह। अब क्या मांगोगे? भाई मुझे परमाणु समूह लाके दो। आप कौन सा परमाणु समूह मांग रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो इस व्यवहार के लिए आपको संज्ञा तो देनी ही पड़ेगी। संज्ञा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है
खास तौर से वैदिक साहित्य में जितनी भी संज्ञाएं हैं या संस्कृत साहित्य में जितनी भी संज्ञाएं दी जाती हैं, उन संज्ञाओं के दिए जाने के समय पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो भी संज्ञा दी जा रही है, किसी को जो भी नाम दिया जा रहा है, वो ऐसा हो जो कि उसके गुण और रूप का प्रदर्शन करता हो। संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, उन किसी भी शब्द को आप निरर्थक नहीं पाएंगे। ऐसा ही नहीं कह दिया गया है, बल्कि उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, और उसके अर्थ में भी उसका रहस्य छुपा हुआ होता है। आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कह सकते। सूर्य को आदित्य कहा जाता है तो किरणों के कारण से, और अदिति जो अखंडनीय है, उस अखंडनीय होने के कारण से उसको क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। और इसी प्रकार से जितने भी शब्द आपको संसार में मिलेंगे संस्कृत भाषा के, उन सब में कुछ न कुछ धातु, कुछ न कुछ उनके बीच का रहस्य चदी आह्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बन करके तैयार होता है। क्योंकि चंद्रमा को देख करके हमें स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता मिलती है। आप कभी भी चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा हमेशा से आह्लाद का विषय रहा है। संसार में छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध व्यक्ति तक भी, कोई भी हो, चंद्रमा को देख करके मन में एक स्वाभाविक प्रसन्नता का अनुभव होता है। चंद्रमा एक प्रसन्नता का विषय है, और इसलिए चदी आह्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बन करके सिद्ध होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हर शब्द के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए भले आप किसी भी नाम से उसको पुकारें, लेकिन नाम रखते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उस वस्तु के गुण, कर्म और स्वभाव से मिलता जुलता नाम हो, वो नामकरण उसका किया जाए। और उन परमाणु समूहों को जैसे ही आप नाम देंगे, उस नाम के दिए जाने से हमें ये पता चलेगा कि वो जो परमाणुओं का समूह है, उसको हमने एक अर्थात अवयवी के रूप में स्वीकार किया है। और इस बात से हमारा जो प्रयोजन था, जिसे कहना चाहिए हैंस प्रूव्ड हो गया कि हम जो अवयवी की बात कह रहे हैं वही सत्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। इससे आगे फिर क्या कहा? अनेक में एकत्व बुद्धि वस्तुभूत नहीं है। प्रकारांतर से अनेक में एकत्व बुद्धि का उपवादन कर साथ ही सूत्रकार उसका समाधान करते हैं कि सेवा बनवद ग्रहणमिति चेन्नातीतिन्द्रियात् वादणूनाम। सेवा बनवत, सेना बनवत, सेना और वन के समान। जैसे सेना खड़ी है, अब सेना वास्तव में क्या है? सेना बहुत सारे अवयवों का एक समूह है। उसके अंदर सैनिक भी हैं, उसके अंदर हथियार भी हैं, उसके अंदर घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, टैंकर्स भी हैं। यानी जितनी जिस प्रकार की सेना, आधुनिक सेना है तो उसमें टैंक है, मशीन गन है, हथियार हैं, उनके साथ में जो आदमी है सेना के रूप में। और जो प्राचीन काल की सेना के हिसाब से देखो तो उसमें क्या है कि जो घुड़सवार हैं अलग हैं, हाथी पे सवार अलग हैं, पैदल अलग हैं, किसी के पास भाले हैं, किसी के पास में तीर हैं, किसी के पास में तलवारें हैं। क्या आप किसी भी व्यक्ति समूह को सेना कह सकते हैं? मेले में किसी भी सेना से ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं। आप एक मेले में चले जाएं जहां पे 20, 25, 30 हजार आदमी आराम से एक मेले में इकट्ठा होता है, और बड़े बड़े जो आजकल युद्ध लड़े जाते हैं उनमें भी 2, 5, 10 हजार से ज्यादा सेना इकट्ठी नहीं होती। तो मान लीजिए कि अगर केवल व्यक्ति समूह को सेना कहा जाता हो तो मेले में जो लोग इकट्ठे हुए उनको भी सेना कहा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको सेना नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब ये है कि सेना के नाम से जिसको पुकारा जाता है वो एक विशेष समूह है, जिसमें व्यक्ति एक विशेष प्रयोजन से, विशेष उपकरणों के साथ में, एक विशेष अनुशासन में खड़े होते हैं। उनका प्रयोजन भी विशेष होता है। और इसी प्रकार से वन में भी हम देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे प्रकार के उसमें प्राणी होते हैं, उसको हम वन का नाम देते हैं। तो सेना में अनेक व्यक्ति होते हैं, पर पंक्ति में खड़े हुए उनको दूर से देखने पर उनमें एकत्व की बुद्धि होती है। यह एक सेना है और दिखाई भी एक ही देती है। अनेक होते हुए भी
वे व्यक्ति पृथक पृथक दिखाई नहीं देते, ये अनेक में एकत्व की प्रतीति है। तो सेना के विषय में कोई ये नहीं कहता कि ये 50,000 सैनिक खड़े हुए हैं, नहीं, हर व्यक्ति ये कहता है सेना खड़ी हुई है। और उन हजारों सैनिकों के पुकारे जाने के लिए हम एक सेना शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और उसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है कि भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार या पाकिस्तान की सेना युद्ध के लिए तैयार। इसी प्रकार से वन के लिए भी होता है, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, न जाने कितनी तरीके के उसमें पशु पक्षी प्राणी होते हैं, उन सबको अलग अलग नामों से पुकारने की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र ये कह देने से कि ये एक जंगल है या वन है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। तो वहां पर वन हुआ या सेना हुई, ये क्या हो गया, अवयवी हो गया, और इसमें जो कुछ भी अंदर आ गया वो सब क्या हो गए, उसके अवयव हो गए। तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते जो अवयवी की उपपत्ति के लिए बताए गए, अवयवों का परस्पर संश्लिष्ट हो जाना आदि। इसलिए सेना वन आदि में एकत्व बुद्धि का आश्रय अवयवी को नहीं माना जा सकता। फलतः उक्त उदाहरणों में से जैसे अनेकों में एकत्व बुद्धि यथार्थ है, ऐसे अनेक परमाणुओं में एकत्व बुद्धि की यथार्थता का उत्पादन संभव है। एकत्व बुद्धि के लिए अवयवी की कल्पना आवश्यक नहीं है। इस कथन पर यहाँ यही बात कही गई कि सेना और वन आदि उदाहरणों में व्यक्ति तथा वृक्षों के अलग अलग होने का ग्रहण दूर रहने के कारण नहीं होता। ये ढाक है या खैर का पेड़ है, इस प्रकार उनकी जाति की पहचान भी दूरी के कारण नहीं हो पाती। वायु से उनके पत्तों और शाखाओं का हिलना डुलना भी दिखाई नहीं देता। व्यक्तियों के दूर से हाथ पैर हिलाने आदि की क्रिया दिखाई नहीं देती। केवल व्यक्तियों तथा विविध वृक्षों के झुंड झुरमुट दिखाई देते हैं। इसका कारण है दूरी का होना। इसी आधार पर सेना वन आदि में एकत्व की प्रतीति को यथार्थ न मानकर गौण माना गया, परंतु परमाणुओं के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है। सेना और वन के सब पृथक पृथक अंग समीप जाने पर ठीक ठीक दिखाई देते हैं। परमाणु अतीन्द्रिय होने से दूर या समीप कहीं हो दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि दूरी के कारण उनके पृथकत्व का ग्रहण नहीं होता, उनके समूह का ग्रहण हो जाएगा और उसके आधार पर पदार्थ में एकत्व प्रतीति का होना संभव होगा। फिर इस विषय में यह भी विचारणीय है कि जो अतिरिक्त अवयवी के सद्भाव को स्वीकार नहीं करता, केवल परमाणु पुंज के आधार पर जब व्यवहार का संपन्न होना स्वीकार करता है, उसके विचार से सेना व वन के अंग भी तो सब परमाणुओं का ढेर ही हैं। तब यह परीक्ष विषय की सीमा में आ जाता है। तो यह विचार किया जा रहा है कि एकत्व का विषय परमाणु पुंज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ सेना का वन का इतना बढ़िया क्लासिक उदाहरण दिया, लेकिन उसके बाद में उसमें भी टांग लगा दी। उसमें टांग क्या लगा दी कि भाई सेना में तो जो लोग हैं वो इसलिए एक दिखाई दे रहे हैं कि दूरी है, आप पास में जाओगे तो हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार से जंगल आप एक जो कह पा रहे हो इसलिए क्योंकि दूरी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप जब पास में जाओगे तो नीम का अलग दिखाई देगा, खैर का अलग दिखाई देगा, पीपल का अलग दिखाई देगा, आपको सब अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। तो परमाणु में तो ऐसा होता नहीं। तो उन्होंने समझाया भाई हम सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो शंका जताई कि भाई हर चीज परमाणुओं का समुदाय है, तो उसको यहाँ पर भी अप्लाई कर दो कि आपकी दृष्टि में उस व्यक्ति को व्यक्ति गिनी क्यों रहे हो आप तो उसे भी परमाणु समूह कहो ना। तो परमाणुओं के वो छोटे छोटे समूह थे और दूर से देखने पे वो परमाणुओं के छोटे छोटे समूह जो थे वो एक ही समूह दिखाई दे रहा था। तो आप इसको इसी दृष्टि में रहने दो। तो आपका जो तर्क है आप अपने तर्क पे ही रहो। आप अगर परमाणुओं का समुदाय मान के ही चल रहे हो तो फिर सेना में जो खड़े हुए लोग हैं उनको व्यक्ति गिनने की जरूरत नहीं है, उनको भी आप परमाणु समुदाय गिनो और वो परमाणु समुदायों से मिलकर के एक बड़ा परमाणु समुदाय बनकर के तैयार हो गया जिसको हमने सेना का नाम दिया। तो खैर कहने की बात यह है कि ये बहुत सारे शंकाएं हैं, प्रश्न हैं जिनका ऋषि यहाँ पर समाधान कर रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले ऋषि ने कुछ चीजों के विषय में स्पष्टीकरण दिया है जिनको हमें समझ लेना आवश्यक है। पहली बात उन्होंने बतलाई परिमाण। किसी भी वस्तु के इस प्रकार के अवयव और अवयवी होने के सिद्धांत को समझने के लिए जो चीजें हमें जानना आवश्यक है उनमें सबसे पहला है परिमाण। परिमाण आप लोग जब जानते हैं, परिमाण का अर्थ होता है मेजरमेंट। किसी भी चीज का जो नाप जोक है उसको परिमाण कहा जाता है।
तो पेड़ हुआ, घड़ा हुआ, कपड़े आदि वस्तुओं में एकत्व का ज्ञान स्थाणु में पुरुष ज्ञान के समान अयथार्थ न होकर यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अवयवी इकाई इस ज्ञान का विषय है। यह एक में एकत्व का ज्ञान है। इसमें विशेष हेतु है एकत्व के साथ महत् परिमाण का समानाधिकरण्य। यह एक बड़ा पेड़ है, ऐसा ज्ञान होता है। परमाणु समूह के परमाणु रूप होने से उसमें महत् परिमाण का ज्ञान असंगत होगा, क्योंकि यह अमहत् में महत् प्रत्यय होने से अयथार्थ ज्ञान होगा। ऐसा ज्ञान प्रधान ज्ञान की अपेक्षा रखता है, जहां महत् में महत् प्रत्यय हो। केवल परमाणु समूहवादी के लिए ऐसा स्थल कहीं उपलब्ध नहीं हो सकेगा। फलतः महत् प्रत्यय के समानाधिकरण्य से एकत्व प्रत्यय का विषय अवयवी को स्वीकार कर लेना आपत्ति रहित है। यदि कहा जाए कि शब्द में अणु और महान प्रतीति होती है, अणु शब्दों, महान शब्द इत्यादि, अवयवीवादी शब्द को अवयवी नहीं मानता, परंतु शब्द में महत् प्रत्यय होता है और वह यथार्थ होने से प्रधान प्रत्यय है। इससे परमाणु पुंज में अयथार्थ महत् प्रत्यय के लिए प्राधान प्रत्यय की अपेक्षा पूरी हो जाती है, तब अवयवी का स्वीकार करना अनावश्यक है। उक्त कथन वास्तविकता की कसौटी पर ठीक नहीं होता, क्योंकि शब्द में जो अणु और महान प्रतीति कही गई वह वस्तुतः शब्द की इयत्ता अर्थात नाप, लंबाई, चौड़ाई आदि का अवधारण नहीं करती, प्रत्युत वह केवल शब्द के मंद व तीव्र होने का बोध कराती है। महत् प्रत्यय वस्तु की इयत्ता को प्रकट करता है, जो शब्द में संभव नहीं। ध्वनि का मंद या तीव्र होना उसके निमित्तों पर आधारित है, जो ध्वनि में लंबाई, चौड़ाई आदि को अभिव्यक्त नहीं करते। द्रव्य वस्तु में वह लंबाई, चौड़ाई देखी जाती है। बेर से बेल बड़ा है, तरबूज से बेल छोटा है, यह वस्तु के परिमाण अर्थात इयत्ता का अवधारण करता है। उस इयत्ता व परिमाण का आश्रय कोई इकाई रूप धर्मी द्रव्य संभव है। परमाणु समूह में यह स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि न वह एक रूप है और न उसका प्रत्यक्ष होना संभव। अब इसमें समझिए, परिमाण की बात यहाँ समझाई जा रही है, तो उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई बड़ा वृक्ष है, कोई छोटा वृक्ष है, तो बोले बड़ा कहने से बड़ा हो जाता है क्या, छोटा कहने से छोटा हो जाता है क्या? तो बड़ा शब्द भी उतनी जगह में लिखा जाता है, छोटा शब्द भी उतनी जगह में लिखा जाता है। बड़ा शब्द भी उतने बड़े मुंह से ही बोला, छोटा शब्द भी उतने बड़े मुंह से ही बोला, तो यहाँ बड़ा छोटा हुआ कहाँ? तो फिर ऋषि समझा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा और छोटा वस्तु के गुण को बतलाने के लिए, वस्तु का परिमाण इसके द्वारा नहीं बतलाया जा रहा है। आप कहें कि बड़ा वृक्ष, तो बड़ा वृक्ष थोड़ी आपके मुंह से निकल पड़ेगा, वृक्ष तो जहां है वहीं है। आपने केवल उसके गुण का वर्णन किया, इसलिए जो हमने वैशेषिक दर्शन पहले पढ़ लिया वो यहाँ पर लाभ देगा हमको। वैशेषिक दर्शन में हम पहले ही पढ़ाए हैं कि द्रव्य में परिमाण आदि रहते हैं। परिमाण जो है वो द्रव्य का गुण है। परिमाण क्या है? द्रव्य का गुण है। परिमाण से द्रव्य नहीं है, द्रव्य से परिमाण है। तो हम शब्द में जिसको व्यक्त कर रहे हैं वो परिमाण है, शब्द में हम द्रव्य को व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जब कहते हैं बड़ा वृक्ष, तो हमारे मुंह से वृक्ष निकलना आवश्यक नहीं है। हमारे मुंह से केवल मात्र उसके विषय में कि ये 100 मीटर लंबा है, तो हमारे मुंह से थोड़ी 100 मीटर निकल आएगा, नहीं निकल सकता, मुंह तो उतना ही बड़ा रहेगा। वो केवल गुण बतला रहा है। द्रव्य जो है वहां पर उसका गुण आश्रित रहता है। तो इसका हमने केवल शब्द के द्वारा प्रकटीकरण किया है, लेकिन वास्तव में वो परिमाण जो है वो द्रव्य के अंदर ही उपस्थित रहता है। तो जब हम कहते हैं बड़ा वृक्ष है, छोटा वृक्ष है, बड़ा तरबूज है, छोटा बेल है, ये सब जो हम बतलाते हैं शब्द के द्वारा, इससे हम केवल उसके परिमाण रूपी गुण का व्याख्यान करते हैं। वास्तव में वो गुण जो है वो कहाँ पे रहता है? द्रव्य के अंदर ही रहता है। तो परिमाण एक गुण है जो द्रव्य में पाया जाता है, और द्रव्य के रूप को उसके द्वारा जाना जाता है कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, इत्यादि। इसके बाद दूसरा है कि यदि परमाणु समूह को परमाणुओं से अतिरिक्त एक रूप माना जाता है, तो यही अवयवी का स्वरूप है। फिर उसका अस्वीकार कैसा? वह समूह एक ही स्थिति में अनेक परमाणु रूप और एक समूह रूप कहा जाना परस्पर व्याहत होने से अमान्य होगा। फलतः
एकत्व प्रत्यय के साथ महत् प्रत्यय का समानाधिकरण्य अवयवी के अस्तित्व को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हमने शब्द द्वारा जिसको व्याख्यायित किया है वो द्रव्य जो है वास्तव में परिमाण उस द्रव्य के अंदर निहित एक गुण है जिसको द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, वो उसमें ही रहेगा। आपको मैंने बतलाया था ना, गुण द्रव्य के आश्रित है, द्रव्याश्रयी उसका ये लक्षण है। द्रव्य के गुण का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रयी, जो द्रव्य के बिना न रहे। अब पेड़ है तो वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लेकिन अगर पेड़ ही ना हो तो मोटा क्या होगा, पतला क्या होगा, बड़ा क्या होगा, छोटा क्या होगा? तो उसका जो परिमाण रूपी गुण है वो द्रव्य का आश्रय पाता है, और हम उसका जो व्याख्यान करते हैं वो केवल शब्द के रूप में करते हैं। वस्तुतः उस गुण को, परिमाण के गुण को द्रव्य में ही पाया जा सकता है। तो जो अवयवी है, अब वृक्ष जो है, आप इमली का वृक्ष देखें, आपने इमली का वृक्ष देखा है? अब इमली के वृक्ष पे आप देखोगे पत्ता कितना बड़ा है, छोटा सा, और वृक्ष इतना विशाल का है। इमली के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत लंबी आयु होती है, 300 साल, और इतने मोटे मोटे वृक्ष हो जाते हैं। अच्छा, वहीं पे आप दूसरा वृक्ष देखें, केले का। केले का पेड़ तो होता है जरा सा, तो पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, आप अब क्या केवल मात्र पत्ते से आप वृक्ष की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इमली का पत्ता जरा सा है, केले का पत्ता बहुत बड़ा है, लेकिन इमली का वृक्ष बहुत महान, बहुत विशाल है, और केले का वृक्ष छोटा सा है। तो इससे ये जो केवल मात्र अवयव है, उस अवयव के द्वारा उसके परिमाण का ज्ञान नहीं हो सकता। परिमाण का ज्ञान आप जब उस अवयवी को देखोगे तभी होगा। और जब आप अवयवी को देखोगे तो अवयवी को देखते समय आप ये नहीं कह सकते कि मैंने केवल पत्ते को देखा था, मैंने केवल जड़ को देखा था, मैंने केवल लकड़ी को देखा था, मैंने शाखाओं को देखा था, मैंने फूल को देखा था। नहीं, वहां पर आप जब कहते हो इमली का विशाल वृक्ष होता है तो उसके अंदर इन सब चीजों का समावेश हो जाता है। भले उसके पत्ते छोटे हों, भले उसकी शाखाएं बड़ी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्री एज ए होल इज लार्ज, और उसको हमने एक अवयवी के रूप में वहां पर स्वीकार किया है। तो आज के प्रकरण को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। इसके बाद में और थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें आगे के प्रकरण को समझने के लिए आवश्यक है समझना। तो उसमें परिमाण हमने समझा, इसके बाद में संयोग है, स्पंदन है, जाति है, इन 3-4 चीजों का यहाँ पर ऋषि ने व्याख्यान किया है, और उसके बाद में फिर आगे का प्रकरण चालू होगा। तो कल हम इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। आज के विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।